नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्रार्थना डिग्री की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेशम कीट सेरीकल्चर के बारे में। कल वाली क्लास में हमने अध्ययन किया था कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं, यानी रेशम कीट की डेफिनेशन क्या थी, यानी व्यापारिक उद्देश्य से रेशम के कीड़े का पालन पोषण करना सेरीकल्चर कहलाता है। ये कल हमने पढ़ लिया था। अब इसका व्यापारिक उद्देश्य के रूप उत्पाद के रूप में हमको रेशम मिलता है तथा सेव उत्पाद के रूप में इसे कोकून की प्राप्ति होती है, अर्थात हमको रेशम की प्राप्ति हुई, ये हमारे लिए लाभदायक हुआ। अर्थात व्यापारिक उद्देश्य से रेशम कीड़े का पालन पोषण करना सेरीकल्चर कहलाता है। इसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद भारत में रेशम कीट का पालन मुख्य रूप से बोम्बिसिडी कुल के सदस्य बोम्बिक्स मोराई का भारत में मुख्य रूप से पालन किया जाता है। अब इसमें क्या होगा कि कल हमने रेशम कीट की दो कुल का अध्ययन किया था। एक का नाम था सैटर्निडी, एक का नाम था बोम्बिसिडी। अब बोम्बिसिडी कुल में हमने पढ़ा था बोम्बिक्स मोराई के बारे में, और सैटर्निडी कुल में हमने तीन जातियों का अध्ययन किया था। पहला था टस्सर रेशम कीट, दूसरा था मूंगा रेशम कीट और तीसरा था एरी रेशम कीट। इसमें टसर रेशम कीट एंथेरिया पेपिया, मूंगा रेशम कीट एंथेरिया असामा और एरी रेशम कीट फ्लोसेमिया डेसिनी। इन मुख्य रूप से इन चार प्रजातियों के द्वारा भारत में रेशम कीट का पालन किया जाता है। ये हमने कल पढ़ दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था बोम्बिक्स मोराई का जीवन साइकिल। जो उसका जीवन साइकिल का डायग्राम हमने नहीं बनाया था। इसमें ये होता है कि बोम्बिक्स मोराई का जो जीवन चक्र है वह निम्न पौधावस्था में संपन्न होता है। इसमें क्या होगा, इसमें एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल दोनों में निषेचन की प्रक्रिया होगी। देखो बोम्बिक्स मोराई है, बोम्बिक्स मोराई मतलब अत्यंत सूक्ष्म आकार का कीट है। इसका आकार होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक होता है। अब क्या होता है, इनमें पाए जाने वाले पंख है वो भारी होते हैं। अब पंख भारी होने के कारण इनका आकार छोटा होता है, पंख भारी होते हैं, जिससे कारण क्या होती है कि बोम्बिक्स मोराई उड़ नहीं सकती है। अब ये एक प्रकार का एक लिंगी कीट होता है। बोम्बिक्स मोराई एक लिंगी कीट होता है, अर्थात इनमें निषेचन की प्रक्रिया होती है वो आंतरिक रूप से संपन्न होती है। जब एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल आपस में फ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा निषेचन की प्रक्रिया द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होगा। अब जो अंडाणु है यह अपने पत्तियों पर स्त्रावित करेंगे। अब क्या होता है कि इनमें अंडाणुओं का निर्माण होगा। अब अंडाणु का निर्माण इसमें दो तरीके से होता है, एक होता है अपनति प्रकार का, एक होता है उपनति प्रकार का। अपनति उपनति में क्या होता है, कुछ ऐसे कीट होते हैं जो अपने अंडे गर्म देशों में देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देते हैं। इसके आधार पर अपनति और उपनति दो प्रकार में अंडों को विभाजित किया गया है। अब अंडों की उत्पत्ति हमारे दोनों की फ्यूजन की निषेचन की प्रक्रिया हुई और अंडाणु का निर्माण हुआ। अब अंडाणु से आगे आगे जैसे जैसे परिवर्तन होगा तो अंडाणु में क्या होगा कि अंडाणु का जो उस कलर का साइज होता है वो अत्यधिक गहरा होता जाएगा अंडाणु, और धीरे धीरे अंडाणु से आगे परिवर्तन से अंडज की उत्पत्ति होने के बाद मुख्य रूप से कैटरपिलर लार्वा का निर्माण होगा। इस कैटरपिलर लार्वा की एक मुख्य विशेषता होती है कि ये होता है, ये अति भोजी प्रकार का होता है। कैटरपिलर लार्वा है वो अति भोजी प्रकार का होता है। इसका मतलब जैसे ही अंडे से लार्वा बना, अंडे से लार्वा बना, अब लार्वा की विशेषता होती है कि ये अति भोजी प्रकार का होता है, अर्थात लार्वा बनने से इनमें क्या होता है, इनको अत्यधिक मात्रा में भोजन की जरूरत पड़ती है, अर्थात हमको शहतूत की पत्तियां उपलब्ध होना जरूरी है। अर्थात जैसे ही लार्वा बना इसको शहतूत की पत्तियां उपलब्ध कराएंगे, तो शहतूत की पत्तियां उपलब्ध कराने के बाद कैटरपिलर लार्वा अपने ग्रोथ करता है और अंत में कोकून का निर्माण करता है। कैटरपिलर लार्वा की लाल ग्रंथियों द्वारा रेशम का रेशम स्थित होता है और इसके द्वारा कोकून का निर्माण होता है। अब धीरे धीरे आगे इसमें परिवर्तन होगा तो प्यूपल लार्वा अवस्था बनेगी। कौन सी? प्यूपल लार्वा अवस्था। तो कोकून से कैटरपिलर लार्वा से कोकून और कोकून से प्यूपल लार्वा अवस्था बनने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं क्राइसेलिस। हमने कल अध्ययन किया इसके बारे में। अब कोकून से प्यूपा अवस्था बनने की क्राइसेलिस कहलाती है। अब क्राइसेलिस में आगे परिवर्तन होगा तो फिर बनेगा वेस्ट बोम्बिक्स मोराई। ये था बोम्बिक्स मोराई का जीवन साइकिल। क्या होता है कि बोम्बिक्स मोराई मुख्य रूप से एक लिंगी कीट है, अर्थात इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। एडल्ट मेल
और एडल्ट फीमेल में आपस में निषेचन द्वारा अंडाणु का निर्माण होगा। जैसे जैसे परिवर्तन होता जाएगा तो अंडाणु गहरा होता जाएगा। अब अंडाणु से कैटरपिलर लार्वा का निर्माण हुआ। कैटरपिलर लार्वा की एक मुख्य विशेषता होती है कि अधिभोजी प्रकार का होता है। जैसे अंडाणु से कैटरपिलर लार्वा का निर्माण हुआ, जैसे अंडाणु से कैटरपिलर लार्वा का निर्माण हुआ तो कैटरपिलर लार्वा को अत्यधिक मात्रा में भोजन की जरूरत होती है। तो ये आरंभिक दिनों में अत्यधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद जैसे जैसे समय आगे समय बढ़ता जाएगा तो अंत में कोकून का निर्माण होगा। कोकून का निर्माण इनकी लार ग्रंथियों द्वारा होता है। अब कोकून निर्माण होने के बाद कोकून के हमेशा एक बात ध्यान रखना कि कोकून के अंदर ही प्यूपावस्था का निर्माण होता है। प्यूपावस्था से वापस एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल बनते हैं। ये पूरा बॉम्बिक्स मोराई का जीवन साइकिल है। ये हमने इसके बारे में कल जातियों के बारे में पढ़ लिया था और आज हमने बॉम्बिक्स मोराई का जीवन साइकिल पढ़ा। अब आपके इनमें से एक बड़ा सवाल आता है सेरिकल्चर में से कि सेरिकल्चर पर निबंध लिखिए, रेशम कीट पालन पर निबंध लिखिए। उसमें क्या होता है, मुख्य रूप से जब निबंध वाला सवाल आता है तो हमको ध्यान रखना है कि रेशम कीट पालन के विभिन्न इसकी बेसिक जानकारी और इसके पालन पोषण की विधियों का हमको अध्ययन करना होता है। तो अब रेशम कीटों का पालन हम किस रूप में करेंगे, उनके विभिन्न चरण हैं। रेशम कीट के पालन की विधियों में पहला होता है कि रेशम कीट के जो अंडों हैं उस अंडों का संग्रहण करना होता है। उसके बाद इन अंडों का सेवन करना होता है, यानी उष्मायन करना होता है। आगे लार्वा बनेगी, उससे कोकून का निर्माण होता है और कोकून के निर्माण से कोकून बनने के बाद हमने धागा कैसे प्राप्त करते हैं, तो उसकी वापस कोकून पर संचालन के अंतर्गत आता है। तो ये था रेशम कीट पालन की विधियां। इसका हम अध्ययन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसमें क्या होगा, पहला अंडों का संग्रह। देखो, कोकून की प्राप्ति करने का पहला चरण होता है अंडों का संग्रह, अर्थात हम रेशम प्राप्त कराना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा कि अच्छी क्वालिटी के हमको एग्स मिलने चाहिए। अच्छी क्वालिटी के अंडों का चयन करने के लिए पहला चरण ये होता है कि अंडों का संग्रह करते हैं। अब इसमें क्या होगा, अंडों का संग्रह अलग अलग होता है। यूनिवोल्टाइन वेराइटी होता है, बाइवोल्टाइन वेराइटी होता है और मल्टीवोल्टाइन वेराइटी होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसको बोलते हैं एक प्रज, इसको बोलते हैं द्विप्रज और इसको बोलते हैं बहुप्रज। अब ये होते क्या है इसमें कि यदि एक वर्ष में एक ही कोकून की प्राप्ति करनी है हमको तो हम एक प्रज अंडे का चयन करेंगे। यदि एक वर्ष में 2 कोकून की प्राप्ति करनी है तो हम द्विप्रज अंडे का चयन करेंगे। यदि एक वर्ष में 2 से अधिक कोकून की प्राप्ति करनी है तो हम बहुप्रज अंडे का चयन करेंगे। अब इन अंडों को जो अंडे होते हैं, इन अंडे को एक समृद्ध रूप से हम बोलते हैं, इनको सीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीड्स। ये इसको बोलते हैं बीज। अब बीज प्राप्त करने का जो केंद्र होता है उस केंद्र को बोलते हैं हम ग्रेनेज। क्या बोलते हैं, ग्रेनेज। फिर इनका अध्ययन हम सूक्ष्म द्वारा करते हैं कि इनका परिवर्तन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहला चरण होता है अंडों का संग्रह करना, यानी रेशम कीट पालन है, सेरिकल्चर का पालन पोषण की पहली विधि होती है, उसमें पहला होता है अंडों का संग्रह। इसमें क्या होगा, रेशम प्राप्त करने के लिए हम अच्छी क्वालिटी के अंडे का चयन करते हैं। इसमें पहला आता है एक प्रज अंडे, दूसरा द्विप्रज अंडे और तीसरा होता है बहुप्रज अंडे। एक प्रज अंडे क्या होता है, ऐसे अंडे जिसमें एक वर्ष में केवल एक कोकून की प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं एक प्रज अंडे। और ऐसे अंडे जिसमें एक वर्ष में 2 कोकून की प्राप्ति होती है उसको द्विप्रज बोलते हैं। और ऐसे जो एक वर्ष में 2 से अधिक कोकून की प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं बहुप्रज अंडे। फिर ये अंडे जो अंडे प्राप्त हुए इनको समूह रूप से बोलते हैं सीड्स। और अंडे प्राप्त करने का जो केंद्र होता है उस केंद्र को बोलते हैं ग्रेनेज। अब इसका सेकंड आता है, इसमें अब जो अंडे प्राप्त कर लिए हमने, अब इस अंडों को हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन करते रहेंगे इसका परिवर्तन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा आता है इंक्यूबेशन ऑफ एग्स, यानी होता है अंडों का, इसको बोलते हैं अंडों का सेवन। अंडों का सेवन भी बोल सकते हैं और अंडों का उष्मायन भी बोल सकते हैं।
अंडों का उसमें अंकुर होता है, यानी अंडे का आगे परिवर्तन होगा। इनको प्राप्त करने के लिए क्या होता है, ताप नियंत्रक इंक्यूबेटर का उपयोग किया जाता है, जिसमें सभी प्रकार के अंडों का सेवन होता है। अब जैसे ही अंडे के आगे परिवर्तन होगा तो लार्वा का निर्माण होगा। लार्वा कौन सी, कैटरपिलर लार्वा। और इसकी विशेषता क्या है, अतिभोजी है, अर्थात अधिक भोजन की जरूरत पड़ेगी। हमेशा ये ध्यान रखना कि अब लार्वा का निर्माण हुआ तो लार्वा के निर्माण के होने से पहले हमको शहतूत की पत्तियां उपलब्ध होनी जरूरी है, अर्थात शहतूत के पेड़ की एक पूरा अध्ययन करना पड़ेगा कि इसमें शहतूत का पेड़ में कौन सी जलवायु होती है, कौन सी मृदा में उगाया जाता है और इसमें कब कटिंग की जाती है। ये पूरी प्रक्रिया शहतूत के पौधे तैयार करने के बाद हमको शहतूत की पत्तियां मिलेगी और इन पत्तियों का भोजन हम कैटरपिलर लार्वा के लिए करेंगे। तो पहला क्या होता है, इसमें शहतूत का जो जलवायु होता है, शहतूत का वृक्ष मुख्य रूप से समशीतोष्ण प्रदेशों में पाया जाता है और इसमें पाई जाने वाली जो पाया जाता है इसमें मिट्टी होती है, वो मिट्टी दोमट प्रकार की होती है। उसके बाद हम इसको बीज प्राप्त करेंगे। तो बीज प्राप्त करने में दिसंबर और मई महीने में इसके बीज प्राप्त किए जाते हैं तथा उसके बाद हम लास्ट में फर्टिलाइज करेंगे और 3 से 5 वर्ष बाद हमको शहतूत के एक पेड़ की प्राप्ति होगी और उससे पत्तियों में जो कलिका होती है उन कलिकाओं का प्रयोग हम कैटरपिलर लार्वा के भोजन के रूप में करेंगे। उसके बाद होगा कोकून का निर्माण। अब लार्वा को अधिक मात्रा में भोजन मिल गया अति भोजी के कारण। अब भोजन मिलने के बाद इसकी लाल ग्रंथि द्वारा रेशम का निर्माण होगा। अब रेशम निर्माण किससे होगा, जैसे रेशम निर्माण हुआ तो ये हवा या प्रकाश के संपर्क में आएगा तो एक कच्चा रेशम का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कोकून पच्च संचार। इसमें जैसे कोकून का निर्माण है, कोकून का निर्माण हुआ, कोकून के निर्माण से आगे प्यूपावस्था बना। अब प्यूपावस्था से रेशम के प्राप्त करने के जितने भी संसाधन है उसको बोलते हैं कोकून पच्च संसाधन। इसमें पहला आता है स्टिपलिंग और दूसरा आता है रीलिंग। यानी स्टिपलिंग की प्रक्रिया में क्या होगा, यानी कोकून का निर्माण हुआ है, अब कोकून से हमको रेशम प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, तो कोकून होते हैं उसको गर्म पानी में डाल देंगे। गर्म पानी डालने के बाद उसके अंदर लार्वा होता है, वो लार्वा की मृत्यु हो जाती है जिसके कारण हमको रेशम की प्राप्ति होती है। अब इसको गर्म पानी में डालने से दो फायदे, एक तो होता है कि इसमें पाया जाने वाला जो प्यूपा होता है वो मर जाता है और सेकंड क्या होता है, जैसे गर्म पानी में डालेंगे तो धागा होता है वो मुलायम हो जाता है। उसके बाद होगा रीलिंग, यानी अब क्या हुआ, धागों को वापस लिपटने की प्रक्रिया होती है रीलिंग। इसके द्वारा हमको एक कच्चा रेशम प्राप्त मिलता है। अब रेशम में क्या होता है कि रेशम में 75% अघुलनशील प्रोटीन पाया जाता है तथा 25% जिलेटिनी पदार्थ पाया जाता है और इसमें स्पिंडल पाया जाने वाला पदार्थ दो रेशम को जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात हमको रेशम के कीड़े से हमको रेशम की प्राप्ति हुई, ये पूरी प्रक्रिया सेरीकल्चर के अंतर्गत आती है और ये था रेशम कीट के पालन पोषण की विद्या। इसके आगे वाले टॉपिक का हम कल अध्ययन करेंगे।